एपिसोड 356। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 356। गुलाबी शहर। गुलाबी नगरी सचमुच इंद्र के मुकुट का एक रत्न थी। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और विशाल रेगिस्तानों के बीच बसा ये शहर इंद्र के समृद्ध इतिहास और अदम्य साहस का जीवंत प्रमाण था। गुलाबी रंग से सजी इसकी प्रतिष्ठित इमारतें धूप में गर्मजोशी से चमकती थीं, मानो किसी अलौकिक आकर्षण का अनुभव करा रही हों। गुलाबी नगरी प्राचीन वैभव और आधुनिक जीवंतता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थी। ये शहर संस्कृति और इतिहास दोनों से जीवंत था। पवन महल की जटिल जालीदार संरचनाएं और नगर गढ़ के भव्य प्रांगण वीरता और कलात्मकता से सराबोर उस युग की कहानियां सुनाते थे। चहल पहल भरी गलियां चटकीले कपड़े, नाजुक आभूषण और सुगंधित मसाले बेचने वाले व्यापारियों से भरी रहती थीं, जिससे हर कोने में रंगों और जीवन का एक विस्फोट सा हो जाता था। ये गुलाबी शहर सिर्फ एक जगह से कहीं बढ़कर था, ये शक्ति का प्रतीक था। एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। यह राजपूतों का गढ़ था, महान योद्धा और इंद्र के शासक, जिन्होंने प्राचीन काल से ही अपने साहस और दृढ़ता से इस विशाल देश की नींव रखी थी। उनकी वीरता की गाथाएं इसकी दीवारों के ताने बाने में रची बसी थीं। ये वे पुरुष और महिलाएं थीं जो अपनी मातृभूमि के अडिग रक्षकों के रूप में खड़ी रहीं, जिन्होंने बार बार आत्मसमर्पण के बजाय सम्मान को चुना। उनके त्याग और दृढ़ता की गाथाएं प्राचीन किलों और मंदिरों के गलियारों में गूंजती थीं। ऐसा लगता था जैसे हर स्मारक इतिहास का एक अंश समेटे हुए है, इंद्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए भीषण युद्धों का, बने और टूटे गठबंधनों का, और उस विरासत का जिसने राष्ट्र की पहचान को आकार दिया। शहर के ऊपर ऊंचे अंबर पत्थरों से बने किलों से लेकर संगमरमर के गुंबदों वाले महलों तक गुलाबी शहर साहस, संस्कृति और निरंतरता का उत्सव था। अब भी राजपूत आत्मा हवा में तैर रही थी, एक शांत लेकिन अडिग याद दिलाती हुई कि इंद्र कभी क्या थे और वे फिर से क्या बनने की आकांक्षा रख सकते हैं। गुलाबी नगरी एक गंतव्य से कहीं बढ़कर थी। यह उन लोगों के लिए एक आह्वान था जो इंद्र की आत्मा के सार को समझना चाहते थे, और अमन के लिए यह एक ऐसा चरण था जहां उसकी योजनाएं सामने आएंगी, जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे ही विमान महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जो इंद्र के महानतम योद्धाओं में से एक के सम्मान में चुना गया नाम है, अमन अकेले ही बाहर निकल आया। उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए साधारण कपड़े पहने थे। आज उसने गुलाबी नगरी में एक साधारण पर्यटक की तरह घूमने की योजना बनाई थी, अपने सामान्य साथियों को छोड़कर, सूरी को साथ लेकर। हवाई अड्डे से गुजरते हुए उसकी तेज नजरें आसपास के माहौल पर तब तक घूमती रहीं जब तक उसे सूरी नजर नहीं आ गई। सूरी प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। भीड़ के बीच उसका खूबसूरत रूप साफ दिखाई दे रहा था। सूरज की रोशनी उसके काले लहराते बालों पर नाच रही थी और उसका बेदाग रंग निखर रहा था। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर को बिल्कुल सही तरीके से ढक रही थी, जिसकी नाजुक कढ़ाई उसमें एक कालातीत सुंदरता का स्पर्श जोड़ रही थी। उसकी कलाई पर एक चांदी का कंगन चमक रहा था और एक जोड़ी नाजुक झुमके उसके बेहद तीखे लेकिन शांत चेहरे को ढक रहे थे। एक पल के लिए अमन की सांसें अटक गईं। वह अद्भुत थी। उसकी सुंदरता और संतुलन का ऐसा नजारा था कि वह कुछ पल के लिए अवाक रह गया। जैसे ही वह उसकी ओर एक कदम बढ़ाने वाला था, दो युवतियां उसकी दृष्टि रेखा को तोड़ते हुए उसके सामने आ गईं। हाय हैंडसम, उनमें से एक ने मीठी और चुलबुली आवाज में कहा। क्या तुम फ्री हो? दूसरी ने भी बीच में कहा। उसकी नजरें साफ तौर पर उसे घूर रही थीं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये बोझ बहुत भारी है, प्लीज। अमन ने उनके सामान पर नजर डाली। सूटकेसों का एक बेतरतीब ढेर जो वाकई भारी लग रहा था, लेकिन उसका मन नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, कृपया हमारी मदद करें। हम जैसी कमजोर लड़कियां इतनी भारी चीजें अकेले कैसे उठा सकती हैं? इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, एक तेज बर्फीली चमक हवा में फैल गई। माफ करना लड़कियों, वह किसी के साथ है। महिलाएं मुड़ी और देखा कि सूरी उनकी ओर आ रही है। उसकी अभिव्यक्ति इतनी ठंडी थी कि उनके आकर्षण के प्रयास ठंडे पड़ गए। उसकी निगाहें तीखी, अडिग और अत्यंत तीव्र थीं। प्रो टिप, सिर्फ इसलिए कि वे अच्छे दिखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से प्यार मत करो। कौन जाने उनके अंदर क्या छिपा है ना? सूरी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, जिससे अमन अवाक रह गया। ओह वाह, हम उस पर प्रहार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हाँ, हमारा विश्वास करो, हम तो बस मदद मांग रहे थे। दोनों तुरंत पीछे हट गए और हकलाते हुए बहाने बनाते हुए जल्दी से चले गए। बिना रुके सूरी अमन के पास गया, उसकी टाई पकड़ी और जोर से झटका दिया। अमन थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन बिना किसी प्रतिरोध के उसके पीछे चला गया। उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था। सूरी, उसने लगभग
मिन्नती भरे स्वर में कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तो मना ही करने वाला था। वह अचानक रुक गई और उसकी ओर मुड़कर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता है, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं लड़कियों से कोई मतलब नहीं रखता और उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता हूँ। तुम ही एकमात्र औरत हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है और जिसके करीब आया हूँ। अमन के होंठ एक बार फिर कुछ और कहने के लिए खुले, लेकिन उसने अपनी आंखें घुमाकर उसे रोक दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, उसने धीरे से खर्राटे लेते हुए कहा। बस तुम मेरी हो और मुझे अच्छा नहीं लगता जब दूसरी औरतें तुम्हें इस तरह देखती हैं। अमन पलकें झपका रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या इस पर अपराधबोध महसूस करना चाहिए। उसने चुप रहने का फैसला किया और वे पार्किंग की ओर चल पड़े। सूरी की टाई पर पकड़ मजबूत बनी रही, उसे पिंजरे में बंद जानवर की तरह ले जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अमन सोच रहा था कि जब सिस्टम की परिचित आवाज गूंजेगी तो उसे कैसा महसूस होगा। सुंदर महिलाओं को ईर्ष्यालु बनाना एक कला है, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। ये सुनकर अमन का गला लगभग रुक गया और उसने जोर से खर्राटे लेते हुए सिस्टम को बीच वाली उंगली दिखा दी। जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, सूरी बिना किसी चेतावनी के मुड़ी और उनके बीच की छोटी सी दूरी कम कर दी। उसका ठंडा व्यवहार एक पल के लिए नर्म पड़ गया जब उसने झुककर उसे एक ऐसे भाव से चूमा जो अधिकार और स्नेह दोनों से भरा था। ओह ओह, अमन चौंक गया और जड़वत खड़ा रह गया। आश्चर्य और गर्मजोशी का मिश्रण उस पर छा गया, लेकिन जल्द ही उसने भी गर्मजोशी से जवाब दिया। उसके होठों के मीठे और तीखे स्वाद का आनंद लिया। जब वह अंततः दूर हटी तो उसके होठों पर एक छोटी सी विजयी मुस्कान उभर आई। चलो चलें, उसने कार का ताला खोलते हुए कहा। अमन ने सिर हिलाया। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी जब वह उसके पीछे गाड़ी में बैठा। अमन और सूरी गुलाबी शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर साथ साथ टहल रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ कोई प्रयोग या जरूरी काम नहीं था, बस दोनों साथ मिलकर एक खूबसूरत शहर की सैर कर रहे थे। उनका पहला पड़ाव विंड पैलेस था। सूरी उसकी जटिल जालीदार कारीगरी को निहार रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसकी उंगलियां नाजुक डिजाइनों को छू रही थीं। अमन उसकी कोमल और सच्ची मुस्कान पर मोहित होकर उसे देखे बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया मानो धुंधली पड़ गई। क्या तुम्हें ये पसंद है? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। उसकी नजर महल पर टिकी रही। ये बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे इसकी दीवारें कहानियों से सजीव हैं। अमन हंसा। मुझे लगता है कि इतिहास के बारे में जिज्ञासा का कोई विरोध नहीं कर सकता। वहाँ से वे चहल पहल भरे बाजारों में घूमे। सूरी उत्साही विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शित रंग बिरंगे कपड़ों और चमचमाते गहनों को देखकर दंग रह गई। उसने एक चांदी की पायल उठाई और अमन की ओर बढ़ा दी। तुम्हारा क्या विचार है? क्या यह मुझे सूट करता है? उसने चंचल मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाते हुए पूछा। अमन मुस्कुराया। ये तुम पर जंचता है, लेकिन तुम्हें अलग दिखने की जरूरत नहीं है। सूरी हंसी। उसकी हंसी उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। चापलूसी से कुछ नहीं होगा अमन। उन्होंने एक रेडी वाले से स्नैक्स शेयर किए। सूरी हर उस चीज को खाने की जिद कर रही थी जो उसे पसंद आती थी। अमन उसे खाते हुए देख रहा था। अलग अलग स्वादों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी से लेकर हैरानी तक के भाव आ रहे थे। उसकी खुशी संक्रामक थी और पहली बार मानो बहुत समय बाद अमन पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। बाद में वे सिटी सिटाडेल गए, जहां सूरी ने ऊपर तक खड़ी चढ़ाई करने की जिद की। वहां पहुंचकर उन्हें शहर का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। वहां खड़े खड़े ठंडी हवा उनके कानों को छू रही थी, लेकिन अमन ने उसे अपनी ओर देखते हुए देख लिया। उसकी आंखों में एक शांत गर्माहट थी जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। तुम क्यों घूर रहे हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। बस इस पल का आनंद ले रहा हूँ, उसने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए जवाब दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे एक शांत झील पर पहुंचे जहां अमन ने एक छोटी नाव किराए पर ली और उन्हें शांत पानी में खेकर ले गया। सूरी आगे बैठी थी। उसकी निगाहें झिलमिलाती सतह पर टिकी थी, मानो वह विचारों में खोई हुई थी। उसकी सामान्य चंचल ऊर्जा की जगह एक शांत शांति ने ले ली थी। तुम्हें पता है, उसने अचानक उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, ये पहली बार है जब हमने ऐसा कुछ किया है। अमन रुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जैसे क्या? बिना किसी पूर्व बैठक के, बिना किसी काम के बाहर गए हैं, केवल हम दोनों, उसने धीरे से कहा। उसने सिर हिलाया। अच्छा है ना? वह मुस्कुराई। इतनी चमकदार मुस्कान की आसपास की हर चीज फीकी पड़ गई। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आसमान में अंधेरा गहराने लगा और तारे दिखाई देने लगे। पानी पर चप्पुओं की हल्की हल्की आवाजें उनके बीच के सन्नाटे को भंग कर रही थीं। सूरी पीछे झुक गई। उसकी आंखों में तारों की रोशनी दिखाई दे रही थी और वह चारों ओर निहार रही थी, शांत दृश्य का आनंद ले रही थी। अमन उसे देख रहा था। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा
रहा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। वह दीप्तिमान थी, उसकी उपस्थिति सुंदरता और आकर्षण का एक अनूठा मिश्रण थी। बहुत समय बाद पहली बार उसे पूरी तरह से सुकून का एहसास हुआ। जैसे ही अमन अपनी छोटी नाव को झील के उस पार स्थिर गति से चला रहा था, पानी पर चप्पुओं की कोमल लयबद्ध गति ने उसके मन को शांत कर दिया। झील की सतह पर तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था मानो वे प्रकाश के सागर में तैर रहे हों। अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। यह क्या है? अमन ने नाव चलाना बंद कर दिया। उसकी आंखें तिरछी हो गईं और वह आसमान की ओर देखने लगा। उनके ऊपर छोटी छोटी टिमटिमाती रोशनियां दूर तक नाच रही थीं। वह सूर्य की ओर मुड़ा तो देखा कि वह कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर शरारत भरी हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें उसका हाथ है? अमन ने सोचा। उसका संदेह बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रोशनियां एक सीध में आने लगी और स्पष्ट शब्द बनने लगे जो आकाश के काले कैनवास पर चमक रहे थे। पूरब हो या पश्चिम, मेरा आदमी सबसे अच्छा है। अमन का जबड़ा खुला का खुला रह गया। क्या? वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी पकड़ पतवारों पर से छूट गई और वे छपाक से पानी में गिर गए। सूरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी तेज आवाज झील के उस पार गूंज उठी। वह बहुत खुश लग रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? और तुमने ये कब किया? अमन हकलाया। उसके गाल लाल हो गए। सूरी ने सिर झुकाकर मासूमियत का नाटक किया। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? अमन ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी भावनाएं उथल पुथल हो गईं। नहीं, बस बहुत ज्यादा है। ये शर्मनाक है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकलने को बेताब हो। उसका मन भावनाओं के मिले जुले भंवर में उलझा हुआ था, घबराया हुआ, अभिभूत, फिर भी अजीब तरह से भावुक। वह उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। डर रहा था कि कहीं वह उसके अंदर के बवंडर को न भांप ले। हालांकि सूरी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह थोड़ा पीछे झुक गई। उसकी हंसी एक हल्की मुस्कान में बदल गई। अमन, तुम्हें चिढ़ाना बहुत आसान है। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अनमोल हैं। अमन ने कराहते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। सूरी, तुम नामुमकिन हो। लेकिन उसकी बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका चेहरा अपनी ओर खींचा। उसकी नजरें उसकी तरफ देखते हुए नरम पड़ गईं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में एक वजन था जिसने उसे गहराई से झकझोर दिया। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी अद्भुत हो, है ना? सूरी ने कहा। तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली, दयालु और मजबूत हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो, भले ही ये थोड़ा ज्यादा ही क्यों न हो। अमन पलकें झपका रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसकी बातों ने उसे गर्मजोशी दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ने वाली भावनाओं का क्या करे। सूरी के चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गए जब वह एक पल के लिए उसे चुपचाप देखती रही। उसकी आंखें उसके घबराए हुए व्यवहार को देख रही थीं। वह मन ही मन उसकी बहुत प्रशंसा करती थी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना कुछ समेटे हुए भी विनम्र बना रहा। उसे शायद इसका एहसास न हो, लेकिन उसके लिए वह असाधारण था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह प्यार किए बिना नहीं रह सकती थी। मैं हमेशा से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी जिसकी मैं परवाह करती हूँ, उसने धीरे से कहा। अमन ने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी शुरुआती घबराहट थोड़ी कम हुई। ये तो बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके लिए इतना विचारशील काम किया था। अनाथालय में पले बड़े होने के कारण उन्हें यह नहीं पता था कि उनका असली जन्मदिन कब है, इसलिए उन्होंने कभी जन्मदिन का केक नहीं काटा था और न ही उन्हें कोई सराहनीय उपहार मिला था। इसलिए यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सूरी झुक गई। उसकी उंगलियां उसके गालों से टकराईं। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनके बीच की दूरी को पाट दिया, फिर उसे धीरे से चूमा। उसके गर्म और मुलायम होंठ उसके होठों से सट गए। अमन ठिठक गया। उसके विचार हवा में पत्तों की तरह बिखर गए। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी कमर तक पहुंच गए, उसे ऐसे थामे हुए मानो उसे डर हो कि कहीं वह गायब न हो जाए। जब वह पीछे हटी तो उसकी बाहें उसके गले में लिपटी हुई थीं और उसने अपना माथा उसके माथे पर टिका रखा था। उसकी सांसें उसकी त्वचा पर गर्म महसूस हो रही थीं और उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। आपको लग सकता है कि ये दिखावा है, उसने हल्के स्वर में लेकिन भावनाओं से भरी हुई कहा, लेकिन मैं हमेशा से एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर खड़े होकर दुनिया को ये घोषणा करना चाहती थी कि मेरा पति दुनिया में सबसे अच्छा है। आपका अगला पठन एम्पायर पर है। अमन का दिल भर आया और वह मुस्कुराए बिना न रह सका। पूरे दिन की मस्ती और उत्साह के बाद आखिरकार उनकी यात्रा के असली मकसद पर ध्यान देने का समय आ गया था। अमन और सूरी की बेफिक्री भरी खोज अचानक रुक गई, क्योंकि आखिरकार गार्डों को उनके आसपास रहने की इजाजत मिल गई।
अपनी सुरक्षा की चिंता में पसीने से तरबतर हो रहे पहरेदारों को आखिरकार राहत मिली। वे पूरे दिन बेचैन रहे थे, जबकि अमन और सूरी खुलेआम घूम रहे थे। उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दोनों कोई साधारण नहीं थे। वे उच्च श्रेणी के महामानव थे जो लगभग किसी भी चीज से निपट सकते थे। फिर भी उनका कर्तव्य सतर्कता की मांग करता था और पहरेदार लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जैसे ही सूरी की नजर उस जगह पर पड़ी, उसके हाव भाव बदल गए। महल की हालत देखते हुए उसका हमेशा का हल्का फुल्का व्यवहार गायब हो गया और उसकी जगह एक तीखी, स्पष्ट स्वीकृति भरी नजर आ गई। क्या तुमने सचमुच इस जगह को बर्बाद कर दिया? उसने अविश्वास भरी आवाज में पूछा। अमन ने उलझन में उसकी ओर देखा। क्या? सूरी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें महल पर टिकी रहीं, उसकी वर्तमान स्थिति को निहारती रहीं। कभी भव्य और आलीशान रहा ये महल अब खंडहर और जर्जर अवस्था में था। इसकी कभी बेदाग दीवारों में दरारें पड़ गई थीं और कुछ तो टूटी हुई भी दिखाई दे रही थीं। पत्थरों पर गोलियों के निशान थे और इमारत के कुछ हिस्सों पर विस्फोटों के काले निशान थे। दीवार के पूरे हिस्से गायब थे, शायद आरपीजी और भारी हथियारों से ढह गए थे। हवा में अभी भी धुएं और मलबे की हल्की गंध थी जो राजपूतों और अमन के सैनिकों के बीच हुए भीषण युद्ध की याद दिलाती थी। यह एक ऐतिहासिक जगह थी, सूरी ने आखिरकार ठंडी और तीखी आवाज में कहा, और तुमने इसे इस रूप में बदल दिया। क्या तुम थोड़ा सम्मान नहीं दिखा सकते थे? अमन ने नजरें फेर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसे उन्हें समझाने का मन नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। चलो अंदर चलें, उसने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, उनका स्वागत ऑपरेशन के प्रभारी रोमन ने किया। रोमन अमन के सबसे भरोसेमंद मातहतों में से एक था और मैक से थोड़ा नीचे था। रोमन ने हल्का सा झुककर अमन और सूरी को सम्मान से संबोधित करते हुए कहा, स्वागत है बॉस। स्वागत है मैडम। अमन ने सिर हिलाया। राजपूतों का क्या हाल है? उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। रोमन ने खड़े होकर एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी। राजपूतों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वे डटे हुए हैं। वे आपकी शर्तों पर सहमत हो गए हैं और उनकी ज्यादातर सेनाएं बिखर चुकी हैं। नेता आपसे मिलने के लिए तैयार हैं बॉस। अमन ने अपडेट से संतुष्ट होकर फिर सिर हिलाया। अच्छा है, इसे ऐसे ही रहने दो। सूरी की ओर मुड़कर उसने कहा, तुम चाहो तो इधर उधर देख सकती हो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। सूरी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने आखिरी बार क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्से पर एक नजर डाली। उसकी नाराजगी अब भी साफ दिखाई दे रही थी और फिर महल के बचे हुए हिस्से को खुद ही देखने चली गई। अमन रोमन की ओर मुड़ा, काम शुरू करने के लिए तैयार। चलो चलें। इसके साथ ही रोमन महल के अंदर की ओर चला गया। तहखाने में एक जेल थी। ये स्थान ठंडे पत्थर और लोहे की सलाखों का एक उजाड़ विस्तार था। इसकी दमनकारी खामोशी इसके भीतर बंद लोगों की निराशा को और बढ़ा रही थी। कभी अपनी दौलत और ताकत के लिए मशहूर रहा ये शक्तिशाली राजपूत परिवार अब नम, ढहती दीवारों से जकड़ा बैठा था। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी और एक बल्ब की धुंधली टिमटिमाहट उनके चेहरों पर लंबी, भयावह विकृत परछाइयां डाल रही थी। प्रताप दीवार के सबसे करीब बैठा था। उसकी पीठ थकान से झुकी हुई थी, लेकिन उसका मजबूत शरीर उस व्यक्ति की ताकत का आभास दे रहा था जिसने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वर्षों बिताए थे। वृद्ध होने के बावजूद उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां नहीं थीं, मानो उनके अभिमान ने उन्हें इन विकट परिस्थितियों में भी बचाए रखा हो। उनके बगल में उनके पुत्र रुद्र और अर्जुन बैठे थे। उनके कठोर रूप पर बेचैनी के निशान थे। जगेश विशाल के पास बैठा था। उसकी युवा आकृतियां अब उनकी दुर्दशा की गंभीर वास्तविकता से कठोर हो गई थीं। उन्हें जो बासी खाना दिया जाता था वह बमुश्किल खाने लायक होता था। सूखी रोटी का एक टुकड़ा और सड़ी हुई गंध वाला पतला दलिया जो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। उनका अहंकार उन्हें ऐसी परिस्थितियों में बुनियादी भोजन भी स्वीकार करने से रोकता था। हालांकि भूख उन्हें कुतर रही थी, लेकिन सबसे गहरा आघात उनके पद और शक्ति का नुकसान था। उन्होंने राजाओं की तरह राज किया था और अब वे अपनी गरिमा से वंचित, भुला दिए गए लोगों की गंदगी में बैठे थे। प्रताप की तेज सांसों ने सन्नाटा तोड़ा। उसका गुस्सा उबलता रहा और फिर एक तेज, कर्कश चीख निकली। मुझे उसे मार देना चाहिए था। हमें उसे सत्ता में आने से पहले ही मार देना चाहिए था। यह एक भूल थी, एक बहुत बड़ी भूल। उसकी आवाज पूरे सेल में गूंज रही थी, जो निराशा और पछतावे से भरी हुई थी। एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लेन रुद्र ने दबे हुए गुस्से में उस पर झपट्टा मारा। क्या तुम चुप नहीं हो सकते? तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो चुका है। अपनी सांसें बर्बाद करने से कुछ नहीं बदलेगा। प्रताप अपने बेटे की ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रुद्र ने धीमी आवाज में कर्कश फुसफुसाहट में अपनी बात जारी रखी। अतीत के बारे में चिल्लाने के बजाय अपनी ऊर्जा बचाओ। हमें एक योजना चाहिए, शिकायतों की नहीं। ठंडे फर्श पर बैठे अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। गार्ड्स ने बताया है कि अमन जल्द ही हमसे मिलने आएगा। शायद हम बातचीत करके इस झंझट से निकलने का कोई रास्ता निकाल
निकाल सकें। जगेश आगे झुका, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उस जैसे इंसान से बातचीत करना आसान नहीं होगा, लेकिन शायद हम कुछ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर वह हमें उपयोगी समझे तो। उसके शब्द धीमे पड़ गए और अनकहा सच हवा में तैरता रह गया। कोने में विशाल चुप रहा, उसकी नजरें दूर थीं और वह अमन के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद कर रहा था। उस पल ने उनके अपरिहार्य पतन को पक्का कर दिया था। अमन सिर्फ निर्दयी ही नहीं था, वह हिसाब किताब भी कर रहा था, ताकि उनके पास अभी भी एक मौका हो। उसे रोकने के लिए जो भी कदम उठाए गए उसका उसने पूर्वानुमान लगाया, उसका प्रतिकार किया या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विशाल ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई निकली। काश हम इतने जिद्दी न होते। जब तक हम उसे खतरे के रूप में पहचानते तब तक वह हमसे बहुत आगे निकल चुका था। उसके जैसा कोई जो हर संभावना के लिए तैयार रह सके। उसे दबाना आसान नहीं होता, शायद नामुमकिन। उसके शब्दों का भार समूह में शीशे के लंगर की तरह धंस गया और उन्हें अपनी साझा निराशा में और गहराई तक खींचता चला गया। जैसे ही कमरे में सन्नाटा छा गया, लोहे के दरवाजों की दूर से आती खनक गलियारे में गूंजने लगी। हर कदम तेज और नजदीक आता जा रहा था। जेल के दरवाजे चरमराते हुए खुले, उनके जंग लगे कब्जे विरोध में कराह रहे थे। धुंधली रोशनी में उस आदमी का प्रभावशाली रूप दिखाई दिया जिससे वे डर रहे थे। उसकी उपस्थिति दमघोंटू और निर्विवाद थी। अमन ने कोठरी में कदम रखा, उसकी पैनी निगाहें राजपूतों पर घूम रही थीं। उसका चेहरा शांत था, फिर भी भयावह रूप से अस्पष्ट था। अमन मंद रोशनी वाली जेल की कोठरी में दाखिल हुआ। उसके पॉलिश किए हुए जूतों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसका बेदाग और तीखा सूट कोठरी के गंदे माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। ठंडे पत्थर से जंजीरों से बंधे राजपूतों ने ऊपर देखा। उनके चेहरों पर गुस्से, थकान और अपमान का मिला जुला भाव था। प्रताप, जो अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, ऐसा करने में असफल रहा और अंततः भड़क उठा। अपनी जंजीरों को कसते हुए उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसकी आवाज गरजने जैसी थी। साले, तुझे लगता है तू जीत गया? तुझे लगता है ये सब खत्म हो गया? अमन कुछ कदम दूर रुक गया। उसके हाथ लापरवाही से जेबों में थे। उसका चेहरा शांत था, लगभग उदासीन। शांत हो जाओ बुजुर्ग, तुम खुद को चोट पहुंचा लोगे, और सच कहूं तो तुम किसी को धमकाने की हालत में नहीं हो। प्रताप गुर्राया और अपनी बेड़ियों को जोर से खींचा। तुम्हें लगता है कि ये जंजीरें मुझे जकड़ सकती हैं? क्या तुम खुद को अछूत समझते हो? तुम तो बस एक सांप हो, अपनी चालों और मशीनों के पीछे छिपे हो। हमें मौका मिलते ही तुम्हें कुचल देना चाहिए था। हाँ, वही पुराना संवाद, ब्ला ब्ला। आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अमन ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। उसका स्वर उदासीन था। रुद्र की तीखी आवाज बढ़ते तनाव को चीरती हुई निकली। बस पापा, उस पर चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। वह अमन की ओर मुड़ा, उसका स्वर संयमित लेकिन दृढ़ था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो जीत ही चुके हो, यहाँ क्यों आए हो? अमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान थी। मैं ये देखने आया था कि पराक्रमी राजपूतों के लिए हार कैसी होती है। यह ज्ञानवर्धक है। जगेश की आवाज में कड़वाहट थी और उसने अमन को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ खुशियां मनाने आए हो, बस मान लो और चले जाओ। अमन की नजर जगेश पर पड़ी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। घमंड नहीं, मैं ऐसी बातों पर समय बर्बाद नहीं करता। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम उस दुनिया के अवशेष हो जो अब मौजूद नहीं है। तुमने सोचा था कि ताकत गर्व और परंपरा से आती है, लेकिन असली ताकत तो अनुकूलनशीलता है, रणनीति, और मेरे पास दोनों हैं। अर्जुन शांत लेकिन विद्रोही स्वर में बोला, तो अब क्या? तुमने हमें जेल में बंद कर दिया है और हमारी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है, और क्या बचा है? क्या तुम उम्मीद करते हो कि हम दया की भीख मांगेंगे? अमन पास आया। उसकी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगने की उम्मीद नहीं करता। असल में मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो। अब ये तुम्हारे बारे में नहीं है। राजपूत नाम खत्म हो गया है। जो भी इसे सुनेगा उसे राजपूतों की नाकामी और कमजोरी से जोड़ देगा, जबकि मेरा सत्ता में आना एक किंवदंती बन जाएगा। यही तो मैं चाहता था। कोठरी में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए कोठरी में सिर्फ टपकते हुए पानी की हल्की सी टपकन गूंजती रही। विशाल की एहसास से भरी आवाज ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा। ये सब तुमने ही प्लान किया था, है ना? हर कदम, यहाँ तक कि ये भी। अमन की नजर उस पर टिक गई। उसके चेहरे पर सम्मान की एक झलक उभर आई। विशाल, तुम जल्दी समझ जाते हो, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो सीखने लायक लगते हो। जैसे जैसे अमन के शब्द समूह पर दबाव डाल रहे थे, कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। उसकी
नजरें बाकी लोगों पर ठंडी और अटल थीं। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने ये सोचने की गलती की थी कि मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा। तुमने सोचा था कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो। अब तुम यहाँ बैठोगे और देखोगे कि दुनिया तुम्हारे बिना कैसे चलती है और पल भर में तुम्हें भूल जाएगी। अमन के शब्दों के बोझ तले दबकर जगेश ने हताश होकर ऊपर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। अमन प्लीज, तुमने अपनी बात कह दी है, चलो हम चलते हैं, फिर कभी हमारी खबर नहीं मिलेगी। प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। काय, वह जगेश को घूरते हुए चिल्लाया, क्या तेरे अंदर हिम्मत नहीं है? इस सांप से दया की भीख मांग रहा है। रुद्र ने जागेश की तरफ घूरते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी थी, दयनीय। क्या तुम भूल गए कि हम कौन हैं? हम राजपूत हैं। हम गिड़गिड़ाते नहीं। जगेश ने दूसरी ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्म की झलक थी, लेकिन वह बुदबुदाया, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। अमन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ यह बातचीत देखी। उसकी आवाज बहस को काट रही थी। वाह, जंजीरों में भी तुम अपने स्वाभिमान से चिपके हुए हो। शायद मैंने तुम्हारी तथाकथित एकता को कम करके आंका था। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर देखा। जागेश, भीख मांगने से वैसे भी कोई फायदा नहीं होता। मैं दूसरा मौका नहीं देता। विशाल, जो अब तक चुप बैठा था, आखिरकार बोला। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हम सबको मार डालना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर मुड़े। अमन ने अपनी भौहें उठाकर उसे आगे बोलने का संकेत दिया। विशाल ने अमन को घूरा और अपने होंठ खोलने से पहले शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हमें मोहरे की तरह जिंदा रखना तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। उसने अमन की ठंडी निगाहों से मिलते हुए कहा। तुम्हारी ताकत के आगे हम तुम्हें फिर कभी धमका नहीं सकते। और सच कहूं तो हमें मारकर तुम्हें संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन क्या हमारे प्रभाव का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? तुम और खून बहाने के बजाय हमें अपनी मर्जी से झुका सकते हो। वह कुछ देर रुका। और राजपूत जो कुछ भी पीछे छोड़ गए हैं, उसे वापस लेना भी एक बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। इसके बाद कोठरी में जो सन्नाटा छा गया वह अविश्वास से भरा हुआ था। प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए। क्या तुम पागल हो गए हो? वह चिल्लाया। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। अपनी जान बचाने के लिए तुम इस सांप के आगे गिड़गिड़ा रहे हो। तुम्हारी शान का क्या हुआ? तुम्हारी रीढ़ का क्या हुआ? तुम राजपूत नहीं हो, तुम कलंक हो। अपनी जंजीरों से जूझते हुए उसकी आवाज गुस्से से फट गई, मानो जोर से वार करने की कोशिश कर रहा हो। कमजोर का है? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें बचा लेगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह हम में से किसी को बचा लेगा? अमन ने बूढ़े आदमी को संदेह से देखा। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की झलक थी। क्या इस बूढ़े का दिमाग भी काम कर रहा है? ये एक ही बात क्यों दोहरा रहा है? घमंड, सांप, रीढ़ विहीन। अपने पिता के पास बैठे रुद्र ने घृणा से सिर हिलाया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अब तक तो मुझे लगता था कि तुम में हिम्मत है विशाल, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम एक डरपोक काय से ज्यादा कुछ नहीं हो, जो जिंदा रहने के लिए अपने परिवार को भी बेच सकता है। रुद्र ने विशाल की ओर निंदा भरी नजर से देखा और फिर अर्जुन की ओर देखा, मानो वह उस पर दबाव डाल रहा हो कि वह उसका पिता होने के नाते कुछ कहे। हालांकि अर्जुन चुप रहा। उसकी पैनी निगाहें विशाल पर गड़ी थी। उसका भाव समझ से परे था, लेकिन निराशा से भरा हुआ था। उसकी निगाहों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। एक लंबी पल तक वह बस अपने बेटे को देखता रहा। उसके कंधे झुके हुए थे, ये जानते हुए कि उसका बेटा उनके अस्तित्व के लिए अच्छा सोच रहा है। लेकिन बड़े बेटे बहुत जिद्दी हो रहे थे, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुप रहने का निर्णय लिया। ये सब होते हुए जगेश बेचैनी से विशाल और उसके परिवार के गुस्से से भरे चेहरों के बीच देखता रहा और चुप रहने का फैसला किया। वह बेचैनी से करवटें बदलने लगा, अपना सिर नीचे कर लिया, आग में घी डालने से बचता रहा। अमन ने ये दृश्य देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसके होंठों पर एक हल्की उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। अच्छा, उसने कहा। उसकी आवाज तनाव को ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल रही थी। विशाल, क्या ही चतुराई भरा सुझाव है। लगता है तुम यहाँ सबसे चतुर व्यक्ति हो। जगेश भी पीछे वह बाकी राजपूतों की ओर मुड़ा। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी जब वह उनसे बात कर रहा था। और बाकी तुम लोगों का क्या? जाहिर है कि तुम्हें जिंदा रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। कितनी शर्म की बात है सच में। लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आज मैं उदारता महसूस कर रहा हूँ। अमन धीरे धीरे चलने लगा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं तुम सबको एक मौका दूंगा, उसने शांत स्वर में लेकिन धमकी भरे अंदाज में कहा। एक मौका? अर्जुन ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा। अमन ने विशाल के सामने रुकते हुए सिर हिलाया। उसकी ठंडी निगाहें उस नौजवान पर गड़ी रहीं। इसे
साफ करो। उसने ताली बजाते हुए गार्ड को बुलाने का आदेश दिया। विशाल को यहाँ से ले जाओ, इसे खाना खिलाओ, आराम करने दो, इसने थोड़ी सी राहत तो कमाई है। पहरेदार तेजी से आगे बढ़े और विशाल की जंजीरें खोल दी। जैसे ही उन्होंने उसे खड़ा किया, अमन की आवाज फिर से तीखी हो गई। और विशाल, उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, उनकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मेरे काम आओगे तो शायद, बस शायद, मैं उन्हें जिंदा छोड़ने पर विचार करूंगा। जब विशाल को कोठरी से बाहर ले जाया गया तो उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखों में भय और दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखाई दिया। अमन बाकी राजपूतों की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर भाव ठंडे और स्पष्ट थे। इसे एक सबक समझो, उसने कहा। दुनिया को तुम्हारे गौरव या तुम्हारे नाम की परवाह नहीं है। खुद को ढाल लो या कुछ ले जाओ। बात इतनी आसान है। आप हमेशा शासन करने वाले नहीं रह सकते। आपने भी कई लोगों को गद्दी से उतारकर राजगद्दी पर बैठाया है। साम्राज्य से जुड़ी और कहानियां पढ़ें, कहकर वह बाहर चला गया और कोठरी में घुटन भरी खामोशी छा गई। प्रताप अंधेरे कमरे में गुस्से से कांपता हुआ बैठा था और रुद्र मन ही मन गालियां दे रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। अंडस्को 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 अंडस्को। जैसे ही अमन मंद रोशनी वाले गलियारे से बाहर निकला, उसका चेहरा शांत बना रहा। हालांकि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने सूरी का अभिवादन किया, जो भव्य हॉल में उसका इंतजार कर रही थी। उसकी तीखी आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक पल के लिए उसे गौर से देखा और फिर पूछा, तो क्या तुमने वहां सबको मार डाला है? अमन बीच कदम पर ही ठिठक गया। उसकी मुस्कुराहट अब एक कठोर भाव में बदल गई। क्या तुम सच में मुझे इतना ठंडा शैतान समझते हो? उसने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। उसकी आवाज हल्की लेकिन एक सूक्ष्म धार लिए हुए थी। सूरी ने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, नाटक करना बंद करो। तुम इस तरह से किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मुझे तो बिल्कुल नहीं। अमन के होंठ उसकी बात सुनकर फड़फड़ाए, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और फिर एक हार मान ली हुई हंसी हंस दी। ठीक है, ठीक है, उसने बुदबुदाते हुए उन्हें शाही हॉल में बैठने का इशारा किया। दोनों आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए और कमरा शांत तनाव से भर गया। नौकरों का एक समूह सावधानी से उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। उनकी घबराई हुई निगाहें उन दोनों के प्रति उनके डर को दर्शा रही थी जो उस भयावह घटना के बाद घटित हुई थी। गिलासों की हल्की खनक और धीमे कदमों की आहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ ही पल बाद विशाल प्रकट हुआ। वह साफ सुथरा था और नए कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा पीला था। आंखें थकान और उलझी हुई भावनाओं से भारी थीं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, जो कुछ भी हुआ था उसका भार मानो किसी अदृश्य शक्ति की तरह उस पर दबाव डाल रहा था। अमन और सूरी के सामने बैठने से पहले विशाल एक पल के लिए झिझका। उसकी हरकतें अकड़ रही थीं। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे क्योंकि वह अपने अंदर उठ रहे उथल पुथल को छिपाने की कोशिश कर रहा था। परिवार द्वारा कायर कहे जाने का अपमान और आगे क्या होने वाला है, इसकी अनिश्चितता उसके संकल्प को कुतर रही थी। सूरी ने एक पल के लिए उसे चुपचाप देखा और फिर आह भरी। कम से कम तुम्हें पता तो है कि कहाँ रुकना है, उसने कहा। उसका स्वर दृढ़ लेकिन अजीब तरह से सहानुभूतिपूर्ण था। अपने अभिमान से चिपके रहने और बाकियों की तरह खत्म होने से तो यही बेहतर है। विशाल ने एक कड़वी मुस्कान दी, हालांकि उसके शब्द उससे कहीं ज्यादा गहरे थे जितना उसने जाहिर किया था। अमन की ओर मुड़कर उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो और क्या तुम सच में हमें जीने दोगे? अमन थोड़ा पीछे झुक गया। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उन्हें जिंदा छोड़ना मुद्दा नहीं था, बात उनकी वफादारी पक्की करने की थी। तंत्रिका तंत्र को बदलकर उनके दिमाग को बदलना हमेशा एक विकल्प था, लेकिन विशाल की किसी बात ने उसे हिचकिचाहट में डाल दिया। शायद उस आदमी की व्यवहारिकता के लिए जरा भी सम्मान था, या शायद वह बस किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो कठपुतली बनकर रह जाने के बजाय उसके लिए काम करने को तैयार हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे उस पर भरोसा था। विशाल को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसके बाद वफादारी की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर वो बेवफा निकला भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अमन ने सोचने से पहले आंखें सिकोड़ लीं। मुझे चाहिए कि तुम राजपूतों पर कब्जा करो और यह सुनिश्चित करो कि वे वही करें जो राजपूत सबसे अच्छा करते हैं। विशाल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी नजरें अमन और सूरी के बीच घूम रही थीं, मानो किसी संकेत की तलाश में हो कि कहीं ये कोई क्रूर मजाक तो नहीं है। जब दोनों में से कोई भी आगे नहीं बोला तो वह अमन की ओर मुड़ा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। तुम चाहते हो कि मैं राजपूतों का नेतृत्व करूं? इतना सब होने के बाद अमन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शांति लेकिन गंभीरता थी। राजपूत इंद्र के आधार स्तंभों में से एक रहे हैं। उनके बिना इंद्र का उत्थान कभी संभव नहीं होता। उन्होंने राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हाल ही में वे एक बोझ बन गए हैं, इसे नीचे गिरा रहे हैं। अमन की आवाज और भी ठंडी होती गई जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया। अब समय आ गया है कि कोई यह सुनिश्चित करे कि उसके काम देश के भविष्य के साथ
साथ मेल खाएं। वह व्यक्ति आप हैं, आप ही इसे साकार करेंगे। विशाल ने गहरी सांस ली, उसका गला सूख गया था। उसके हाथों ने कुर्सी के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम मुझसे बस इतना ही चाहते हो? अमन एक पल के लिए रुका, फिर अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर अपनी गोद में रख लीं और फिर थोड़ा आगे झुक गया। उसकी मुद्रा सहज थी, लेकिन उसकी पैनी निगाहें ध्यान खींच रही थीं। आप फेडरेशन के बारे में कितना जानते हैं? सवाल हवा में लटका हुआ था, भारी और अशुभ, मानो बिजली कड़क रही हो। जैसे ही विशाल बातचीत में आए बदलाव को समझ पाया, उसे अमन की उम्मीदों का बोझ अपने ऊपर भारी होता महसूस हुआ। वह जो भी जवाब देता, उसे पता था कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी उसी पर निर्भर करेगी।